नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। आज का वीडियो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए, टॉपिक का नाम है वो है बुद्धि। इस टॉपिक से 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूपी टेट के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तब। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 20 परिभाषा 20 सेकंड में याद कराऊंगा। तो मैं गारंटी के लेता हूँ आपको आज ये वीडियो देखने के बाद 20 परिभाषा 20 सेकंड में याद होंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एक एक फैक्ट को मैंने इस वीडियो के अंदर डाला हुआ है। बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पेपर में छप सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, वीडियो अपना स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले देखिए टॉपिक का नाम है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अब देखिए, समझिए बुद्धि का अर्थ। सबसे पहले आप ये समझो बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि होती क्या है। तो देखो, बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, तर्क करता है, समस्या को हल करता है, सीखता है और नई परिस्थितियों में क्या है, समायोजन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सोच सकता है, तर्क करता है, समस्या को हल करता है, सीखता है और नई परिस्थितियों में क्या करता है, समायोजन करता है। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों स्टार लगाओ, ये पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। पॉइंट क्या है? देखो, बुद्धि जो होती है वो जन्मजात तथा अर्जित दोनों प्रकार के अनुभवों से विकसित होती है। यानी जो बुद्धि है, बुद्धि जन्मजात तथा अर्जित दोनों प्रकार के अनुभवों से क्या है, विकसित होती है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिएगा, अगली स्लाइड आपके सामने है। स्लाइड देखिए कितनी बेहतरीन है। कह रहा है बुद्धि के प्रकार बताइए। तो देखो, एक वैज्ञानिक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, दूसरे हैं गैरेड। तो गैरेड और थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको भी समझेंगे। देखो, सभी व्यक्तियों में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। जो जिस फील्ड में अधिक काम करता है वो बुद्धि उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए जो पहली वाली है बुद्धि है वो से बोलते हैं मूर्त या कह सकते हो आप यांत्रिक व्यवहार, यानी यांत्रिक बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि। सेकेंड नंबर पे है वो है अमूर्त बुद्धि या शाब्दिक या सैद्धांतिक बुद्धि। नेक्स्ट है देखिए सामाजिक बुद्धि। तो आपको तीनों ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार या फिर गैरेट के अनुसार आपसे पूछेगा बुद्धि कितने प्रकार की, आपका जवाब होगा बुद्धि 3 प्रकार की। कौन कौन सी प्रकार? एक है मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। अगर आपसे पूछे गैरेट के अनुसार बताओ बुद्धि है कितने प्रकार हैं, तो गैरेट के अनुसार भी बुद्धि 3 प्रकार की है। मूर्त यानी गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इतनी बात आपने समझ ली। चलिए अब बात करते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या है और कौन इसके अंतर्गत आता है? ठीक है, देखो मूर्त बुद्धि में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है मशीनों, पुर्जों, औजारों में रुचि लेता है। यानी जो भी पुरुष है वो मशीनों, पुर्जों और औजारों में रुचि लेता है। यानी ठोस मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना व विचार करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो कारीगर है, इंजीनियरिंग है और मकैनिक है। ठीक है, इंजीनियर, मैकेनिक और कारीगर, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो इनके अंदर कहोगे आप मूर्त बुद्धि पाई जाती है या फिर यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलिए अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं। अमूर्त बुद्धि या फिर शाब्दिक बुद्धि, देखो इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेगा। कोई भी व्यक्ति होगा जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि होगी या शाब्दिक बुद्धि होगी, वो ज्ञान को अर्जन करने में क्या है, विशेष रुचि लेगा। जैसे वो टीचर हो सकता है, जैसे वो लेखक हो सकता है, साहित्यकार है, दार्शनिक है, वकील है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है या फिर चित्रकार है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये अमूर्त बुद्धि के हैं। इन लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा अमूर्त बुद्धि। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो 3rd नंबर पे है वो है सामाजिक बुद्धि। अब देखिए सामाजिक बुद्धि क्या है? देखो वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत क्या आएगा समझिए।
सामाजिक बुद्धि क्या है? तो देखो, वो सामाजिक कार्यों में रुचि अधिक लेगा जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। संबंधों की गहरी समझ और समाज में समायोजन कर पाएगा, समाज में समायोजन कर पाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो व्यवसायी हो सकता है, ठीक है, वो मंत्री हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है और कूटनीतिक हो सकता है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई। कौन कौन से पॉइंट पूछेगा? आपसे पूछेगा आप ये बताओ बुद्धि के प्रकार किसके अनुसार पूछेगा? थॉर्नडाइक के अनुसार पूछेगा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। किसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आप कहोगे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक, यानी मैकेनिक, कारीगर और जो इंजीनियर होते हैं उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब कहोगे अमूर्त बुद्धि किस में पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि टीचर हो गया, लेखक हो गया, साहित्यकार हो गया, दार्शनिक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर, स्टूडेंट और चित्रकार। सामाजिक बुद्धि देखिए है ही आपके समाज में जो नेता, मंत्री, व्यवसायी ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखना। मैंने कहा था 20 परिभाषा 20 सेकंड में मैं याद कराऊंगा, तो मैं गारंटी है आप आज आपको याद करा के जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो सीधे सीधे यहाँ से आपको 2 नंबर पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी स्लाइड से 2 नहीं तो 1 तो पक्का है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने ये स्लाइड समझ ली तो। अब देखो यहाँ पे देखो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण क्या है? इधर देखिए IQ स्तर है, इधर आपकी श्रेणी है। मान लो कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट में 140 प्लस बुद्धि लब्धि पाई जाती है। कह सकते हो IQ स्तर उसका है वो 140 से ऊपर है, तो वो बच्चा होगा वो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। 120 से 139 है तो वो अत्यंत तीव्र होगा। 110 से 119 है वो तीव्र बुद्धि होगी। और 90 से आपका 109 है तो सामान्य बुद्धि होगी। 80 से 89 मंद बुद्धि होगी। 70 से 79 आपका ध्यान रखना है निर्मल बुद्धि। 70 से कम होगा वो मानसिक दुर्बलता होगी। तो इसमें से आपको मेन क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीधे सीधे आपको याद रखना है सामान्य बुद्धि, ठीक है। सामान्य बुद्धि से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है। 90 से 109 जिसका IQ स्तर कितना होगा? 90 से 109 होगा, उसमें सामान्य बुद्धि लब्धि पाई जाएगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है 70 से कम वाले जो होते हैं वो मानसिक दुर्बलता के शिकार होते हैं। तो 70 से कम याद रखना और यहाँ पे 90 से 109 याद रखना। और ये तीसरा ये सबसे ऊपर वाला जो है ये आपको याद रहना चाहिए। 140 से ऊपर वाले क्या है? प्रतिभाशाली। अगर ये आपको याद नहीं है तो सीधे सीधे आपका 1 नंबर कटेगा। ये बात आप सोच लो, समझ लो। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण करके क्या लिखा है? 90 से 109 IQ को सामान्य बुद्धि माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में डाला गया है। इसको आप स्टार लगाओ, यहीं से क्वेश्चन पेपर में छपता है और कहीं से भी नहीं छपेगा, यहीं से छपेगा पेपर में। दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन अगर यहाँ से नहीं आया तो कहाँ से आएगा? तो आएगा फिर यहाँ से, ठीक है, यानी बुद्धि लब्धि। आपको ये ध्यान रखना है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो देखिए सूत्र दे रखा है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सीधे सीधे पेपर में छप चुका है, पेपर में छपा है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके चांसेस बहुत अधिक हैं। तो IQ बराबर क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस सूत्र को ध्यान रखना है। अच्छा, ये सूत्र आपको ध्यान रहेगा तो आंकिक क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा और वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा समझो। वो पूछेगा यदि मानसिक आयु 12 वर्ष है, कोई बच्चा है उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है और जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? सीधे सीधे आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब आपने देखा कि इसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, तो यहाँ पे लिख दो मानसिक आयु 12 वर्ष। आपने देखा वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो आप यहाँ पे लिखो 10 वर्ष हो गई। आपने देखा इनटू में 100 है तो इनटू में आप 100 लिख दो, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो और 12 एकम कितना हुआ? 12, और 12 के बाद 1 0 बचा, 1 0 बढ़ा दो आप, कितनी हो गई? इसका IQ कितना आया? बुद्धि लब्धि कितनी आई? 120। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है मानसिक आयु यानी मेंटल एज और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये स्लाइड जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पागल मत बनो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ बेहतरीन तरीके से और याद करो। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये आपके लिए। चलिए आगे स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं।
चलिए अगली जो स्लाइड है आपकी, सीधे सीधे पेपर में ये स्लाइड भी छपने वाली है। देखिए बुद्धि के सिद्धांत, इसको आप स्टार दो, स्टार लगाओ, स्टार, फटाफट डबल स्टार, डायरी में नोट करो। देखो कारक सिद्धांत यानी फैक्टर थ्योरी, तो इसमें क्या दे रखा है, एक तत्व का सिद्धांत। आपसे पेपर में ये पूछेगा, आप ये बताओ बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसका है, तो आप तुरंत जवाब दोगे अल्फ्रेड बिने का। ठीक है, अल्फ्रेड बिने का। और इनके जो सहयोगी हैं वो है स्टर्न व टर्मन। ठीक है, यहाँ पे देखो बुद्धि अखंड व अविभाज्य इकाई है। ठीक है, नोट करके लिखा है, जैनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत भी कहा है। इसकी आलोचना हुई है, खंडन हुआ है। अगर बुद्धि में एक ही तत्व होता है तो जो बच्चा मैथ में होशियार है वो साइंस हिस्ट्री में कमज़ोर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका भी रूल का खंडन हुआ। इसके बाद क्या आया, टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत। अब द्विखंड और द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक कारक सिद्धांत आपने याद किया बिने का है, और दो कारक जो सिद्धांत है वो आपने याद किया स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन यानी 1904 आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बुद्धि में दो खंड होते हैं, दो कारक होते हैं। कौन कौन से? बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक होता है जी फैक्टर यानी सामान्य कारक, दूसरा होता है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। तो दो कारक बताए हैं इन्होंने। चलिए अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए समझिएगा इस स्लाइड को। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एक है जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर, दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर। ठीक है, तो जनरल फैक्टर के बारे में पहले से समझिएगा। देखो ये जो होता है जन्मजात होता है, ये जनरल जो फैक्टर होता है ये जन्मजात कारक होता है, लेकिन जो विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है ये जन्मजात नहीं होता। दूसरा पॉइंट है दिन प्रतिदिन के कामों में मदद करता है। कौन? जन्मजात कारक। सेकेंड नंबर पे देखो स्पेसिफिक में आओ, यह अर्जित योग्यता वातावरण से सीखा जाता है। ये जो है वो अर्जित योग्यता वातावरण से सीखा जाता है। जितना जी स्ट्रांग होगा व्यक्ति की सफलता के चांस जो हैं उतने ही ज़्यादा होंगे। क्या समझा? जितना जीव स्ट्रांग होगा यानी जनरल फैक्टर आपका जितना स्ट्रांग होगा व्यक्ति की सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसमें समझो आप स्पेसिफिक में हर व्यक्ति का एस जो फैक्टर है वो अलग अलग होता है। जैसे एस फैक्टर का लेवल भी अलग होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका चौथा वाला पॉइंट, हर व्यक्ति का जी फैक्टर अलग होता है, यानी हर व्यक्ति का जो जनरल फैक्टर है वो अलग होगा। एस फैक्टर की योग्यताएं जो है वो बदलती रहती हैं। एस फैक्टर की जो योग्यताएं हैं वो इसमें क्या है, बदलती रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए जी फैक्टर जो है सब मानसिक कार्यों में दिखाई देता है, लेकिन देखिए इस पर ट्रेनिंग या अभ्यास बहुत प्रभाव डालता है। एक पॉइंट और ध्यान रखो, जो एस फैक्टर या कह सकते हो जो एस फैक्टर जी फैक्टर से ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगा उसी फील्ड में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कपिल शर्मा को देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे कुछ नहीं है, जी फैक्टर और एस फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। ये स्लाइड आपकी बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, सीधे सीधे पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है 20 परिभाषाएं 20 सेकंड में याद कराऊंगा तो कराऊंगा, बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है। देखो यहाँ पे बुद्धि शब्द, यहाँ पे समझो आप बुद्धि शब्द जो है वो 1885 में गाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? 1885 में गाल्टन ने दिया है। 1905 में फ्रांस अल्फ्रेड बिने, ये भी नाम ध्यान रखना है आपको। बाद थियोडोर ने साइमन ने बुद्धि का पहला सफल मापन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का पहला जो है मापन सफल परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। कहाँ किया? फ्रांस में किया। कब किया? 1905 में किया। परीक्षण क्या है? देखिए ये शाब्दिक है। बिने साइमन परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, प्रश्नों की संख्या इसमें 30 होती है। ये जो परीक्षण है वो 3 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट देखिए 1908 में हम बिने की बात कर रहे हैं। मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। क्या दिया है? मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया है। मानसिक आयु यानी कह सकते हो आप, इसका मतलब है ये आपकी वास्तविक उम्र के अनुसार आपकी मानसिक आयु बौद्धिक योग्यता कितनी है। ठीक है, वास्तविक यानी वास्तविक समझो, कालानुक्रमिक आयु
यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे बोलते हैं CA, यानी आपकी शारीरिक आयु। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा और पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सीधे सीधे आपसे क्या पूछेगा, देखो आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखो, MA/CA, यानी MA/CA, ये जो सूत्र दिया है, ये सूत्र किसने दिया है? तो ये सूत्र अपने आप में अधूरा है। किसका है? बुद्धि का है। बुद्धि का अपने आप में अधूरा सूत्र है। ये सबसे पहले किसने दिया है? तो नाम आना चाहिए स्टर्न का। किसका नाम आना चाहिए? स्टर्न का। इन्होंने कब दिया है? 1912 में दिया है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, IQ का कंसेप्ट दिया है, लेकिन इन्होंने क्या रह गया इसमें? 100 रह गया, 100 नहीं लगाया। तो सबसे पहले पूछे तो आपका स्टर्न ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे वो है 1916 में टर्मन आए। टर्मन ने इस सूत्र में संशोधन किया और संशोधन करके क्या बोले? बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो पूरा जो सूत्र दिया है वो टर्मन का है, और जो आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु वाला जो सूत्र है जिसमें 100 नहीं जोड़ा गया है, अपने आप में अधूरा है, तो ये किसका है? स्टर्न का है। ये बातें भी आपको दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पेपर में छपेगा। चलिए अगली स्लाइड पर आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी अदर स्लाइडें हैं उतनी भी यही स्लाइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। इसके जो प्रतिपादक हैं देखिए वो हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक को आपको जुबान पे याद रखना है। मुख्य विचार क्या है? बुद्धि जो होती है अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समूह होता है। इनका कहने का मतलब है जो बुद्धि होती है वो अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का क्या है? समूह होता है। थॉर्नडाइक की एक बात और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। थॉर्नडाइक ने बंधनवाद भी कहा है, संबंधवाद भी इन्होंने कहा है। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन नहीं, संबंध ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? वो थॉर्नडाइक का है। इसके बाद देखिए अगला जो आपकी हेडिंग है वो है समूह कारक सिद्धांत। क्या बात है भाई, यहाँ से भी पेपर में छपा है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। तो इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके भी प्रवर्तक कौन है? लुई थ्रस्टन है। कौन है? लुई थ्रस्टन है। चलिए लुई थ्रस्टन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थ्रस्टन के 7 प्राथमिक मानसिक गुण तो कौन कौन से हैं? थ्रस्टन के 7 मानसिक गुण देखो, भाषा बोध है, शब्द प्रवाह है, संख्या योग्यता है, स्थानिक योग्यता है, स्मृति है, तर्क शक्ति है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। कुल मिला के जो मेन बात आपको याद रखनी है, समूह कारक सिद्धांत किसका है? तो सीधे सीधे थ्रस्टन का है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थ्रस्टन के 7 प्रमुख मानसिक गुण याद आपको रखना है। चलिए अगली स्लाइड है वो तो और बेहतरीन होने वाली है, इससे भी ज़्यादा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए यहाँ पे देखो त्रिआयामी सिद्धांत। क्या भाई लाजवाब हेडिंग है। देखिए यहाँ से तो पेपर में छपता ही छपता है। त्रिआयामी सिद्धांत क्या कह रहा है? इसके जो प्रतिपादक हैं वो है JP गिलफोर्ड। क्या है? JP गिलफोर्ड। आपने नाम सुना होगा और जान पहचान भी आपकी हो गई होगी JP गिलफोर्ड से। नहीं हुई है तो कर लो आप। गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है? उसमें संक्रिया है, विषय वस्तु है और उत्पाद है। 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इसी को बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये समझो, गिलफोर्ड ने बुद्धि के लगभग 150 कारक बताए हैं। 150 कारक, तो इसको आप पॉइंट को नोट करिएगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि के लगभग 150 कारक बताए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 20 सेकंड के अंदर 20 परिभाषा आपको याद कराऊंगा। आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये मैंने कहा था आपसे अगली स्लाइड और भी महत्वपूर्ण है। ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्या ऐसा हो सकता है? इसके बिना पेपर छपता नहीं है। तो इस पर भी डबल स्टार लगाओ। किसका है ये बहुबुद्धि सिद्धांत? तो सीधे सीधे कहोगे बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गार्डनर का है, हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बुद्धि बताई है जरा समझिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले नंबर पे दे रखा है भाषिक बुद्धि, यानी भाषिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि,
दृश्य स्थानिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि, शारीरिक कार्यक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि और अंतवैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। आठों बुद्धि आपकी जुबान पे रटी होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, एग्जाम्पल कोई सा भी बदल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को आप तैयार कीजिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, बुद्धि केवल शैक्षणिक नहीं होती। बुद्धि जो है वो केवल शैक्षणिक नहीं होती, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष बुद्धि होती है, कोई ना कोई विशेष बुद्धि होती है। भैया आप कहोगे ये तो किसान है, खेती कर रहा है, ये क्या जाने, आपको नहीं पता उसमें कौन सी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। वो मौसम को जांचता है, भांपता है और पहचानता है, प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जितना कि आप नहीं जानते। ठीक है, तो ध्यान रखना, बुद्धि केवल शैक्षणिक बुद्धि नहीं होती, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, कोई ना कोई सी भी बुद्धि होती जरूर है। तो चलिए एक एक करके इस बुद्धि को अच्छे से अपने लोग समझते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत पे देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर इसको आपने जान पहचान नहीं की है तो अभी भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं 8 ध्यान रखना, कर लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर 1983। ठीक है, बुक इनकी देख लिए, याद कर लीजिए आप। बुक है द फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस बुक को आप याद रखना। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि होती है। एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। आपने क्या समझा, एक प्रकार के व्यक्ति में भी कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है, देखिए, भाषागत बुद्धि। अब देखो भाषागत बुद्धि किन लोगों में होती है, कौन वो माहिर लोग होते हैं, समझो। भाषा के प्रयोग में माहिर होते हैं ये लोग, क्या होते हैं, भाषा के प्रयोग में माहिर होते हैं। जैसे देखिए, लेखक हो गया, कवि हो गया, कॉमेडियन हो गया, पत्रकार हो गया, शिक्षक हो गया, गीतकार हो गया, कहानीकार हो गया, वकील हो गया। इन सब के अंदर कैसी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। तो भाषाई बुद्धि किस किस के अंदर होती है, ये आपको एग्जाम्पल सारे याद रखना है। शिक्षक, पत्रकार, कॉमेडियन, वकील, कहानीकार, कवि, गीतकार और लेखक। एक एक एग्जाम्पल आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए तब। चलिए अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो अगली स्लाइड जो है वो देखिए क्या है, दृश्य स्थानिक। तो सबसे पहले आप दृश्य स्थानिक को समझो। क्या है दृश्य स्थानिक, यहाँ पे लिखा है, देखिए दृश्य स्थानिक। तो ये किस टाइप की बुद्धि होती है और किन लोगों में पाई जाती है। चित्र आपके सामने हैं सारे के सारे। देखो, चीज़ों को देखने में अन्य से अलग, यानी चीज़ों को देखने में अन्य से अलग, छवियों के हेर फेर में छवियों का प्रतिबिंब व उन्हें धरातल पर उतारना। जैसे इंजीनियर, चित्रकार, मूर्तिकार, नाविक, ठीक है, और आपका डिजाइनर जो होता है वो शारीरिक गतिक भी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ये दृश्य स्थानिक के हैं। अगर मैं पूछूं आप ये बताओ मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि है, आप कहोगे दृश्य स्थानिक बुद्धि है। अगर मैं कहूं एक चित्रकार में कौन सी बुद्धि है, तो दृश्य स्थानिक बुद्धि है। आपका काम हो गया, सारे के सारे एग्जाम्पल रट डालो, पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपेगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। चलिए तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि देखिए किन लोगों में पाई जाती है और होती क्या है। तार्किक चिंतन कर समस्याओं का समाधान करता हो, यानी तार्किक चिंतन कर समस्याओं का समाधान करता हो, यानी अमूर्त चिंतन इसमें संभव है। ठीक है, जैसे देखो कौन कौन होते हैं जिनके अंदर तार्किक चिंतन होता है। देखो जैसे वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक आपका हो गया वैज्ञानिक, गणितज्ञ हो गया आपका, ये गणितज्ञ है, गणितज्ञ हो गया, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक यानी फिलॉसफिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। जो मैंने वादा किया है 20 सेकंड में 20 परिभाषा, वो भी आपको आज याद करवा के जाऊँगा। ठीक है, आप कहोगे आनंद आया ये वीडियो देखने के बाद। संगीत में बुद्धि देखिए किस किस के अंतर्गत पाई जाती है। तो देखो लय सुर ताल की समझ, यानी लय सुर ताल की समझ। संगीतकार, गायक, ठीक है, संगीतकार गायक, इतने ही ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही म्यूजिक की बात आएगी, तुरंत सुर, लय, ताल की समझ, कौन, संगीतकार गायक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा, आपका काम हो जाएगा। कोई भी जब तुम्हारी बुराई करे तो क्या है, तो क्या लिखा है बताइएगा,
अब समझदार हैं आप। चलिए ये भी काम आपका हो गया। अगला है देखिए शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि, तो ये क्या है शारीरिक गति बुद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, ठीक है, शरीर में लोचनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होगी व अच्छा प्रयोग करने की योग्यता, यानी सीधे सीधे समझो शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, शरीर में लोचनीयता होगी, अच्छा प्रयोग करने की योग्यता। जैसे मैं कहूँ तो ये डांसर, जैसा कि देखिए चित्र में देख रहे हो डांसर, खूब डांस चल रहा है, डिस्को डांस चल रहा है। खिलाड़ी हो गया, अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, विमान का पायलट हो गया, नाविक हो गया, सर्जन हो गया। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आप देखो, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, नंबर आपका कट जाए तो आप कहना सर क्या बात है। देखिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, टॉप साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, सारी साइकोलॉजी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाई है, तो एक एक वीडियो आप अच्छे से वहाँ से देखिएगा। चलिए आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे, समझिएगा। चलो यहाँ पे समझो आप, बुद्धि का एक एक अक्षर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, अब आपको देखना है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है अंतर्वैयक्तिक में इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल शब्द याद रखना है, इसमें होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक में इंट्रापर्सनल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। चलिए इसको समझते हैं, यानी पहले समझते हैं इंटरपर्सनल को, दूसरे के भाव, समझ, इच्छाओं, व्यवहारों को समझने की जो योग्यता होती है, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति कहते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, परामर्शदाता हो गया, दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गया, राजनेता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता और कथावाचक वकील, ये सारे के सारे सभी के अंदर कौन सी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, यानी दूसरे के भाव, समझ और इच्छाओं, व्यवहारों की समझने की योग्यता है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल क्या है, देखिए व्यक्ति स्वयं की भावनाओं, व्यक्ति अपने स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं और अभिप्रेरणाओं को जानते हैं, जैसे वो दार्शनिक हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये देखिए दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्लास 12 यानी एनसीईआरटी क्लास 12 केवल 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो आपको 8 प्रकार की ही बुद्धि ध्यान रखनी है, ठीक है। 7 प्रकार की बुद्धि हो गई, और देखिए 8वें प्रकार की बुद्धि मैं आपको बता रहा हूँ, ये है प्रकृतिवादी, ये है प्रकृतिवादी, ठीक है। और नवी जो बुद्धि लास्ट में एक बार और जोड़ी गई है सन 2000 में, ये है अस्तित्ववादी बुद्धि, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रकृतिवादी बुद्धि यानी प्रकृति की अच्छी समझ होगी, जो किसान होगा उसे बहुत अच्छी समझ होगी प्रकृति की, शिकारी होगा उसे भी बहुत अच्छी समझ होगी प्रकृति की, पर्यटक हो गया, भूगोलवेता हो गया, यानी जोलॉजिस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका, बॉटनिस्ट ये हो गया आपका, तो ये दोनों हो गए, ठीक, जोलॉजिस्ट और कह सकते हो आप बॉटनिस्ट। चलिए तो आपने देखा सबसे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो इसमें 2 पूछे गए हैं अब तक, एक किसान का पूछा गया है, दूसरा शिकारी का पूछा गया है। ये जोलॉजिस्ट का अभी तक नहीं पूछा गया और बॉटनिस्ट का भी अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इन लोगों में कौन सी बुद्धि होगी, प्राकृतिक बुद्धि होगी। एक बुद्धि और जोड़ी गई है लास्ट में सन 2000 में, अस्तित्ववादी। इन्होंने क्या कहा है, जीवन व मृत्यु जैसे तथ्यों को खोजने व समझने की कोशिश करें, ये दार्शनिक है, ठीक है। तो दार्शनिक के अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। चलिए वीडियो को अंत तक आपको देखना है, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा। आप देख रहे हो गर्मी कितनी भयंकर ज़्यादा पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या आप बताओ देख के, क्या इस स्लाइड से आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है वो पेपर में ना छपे, सीधे सीधे दे रखा है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी के साथ क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे वंशानुक्रम बनाम वातावरण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 100% पेपर में छपता ही छपता है। तो यहाँ पे समझो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखो वंशानुक्रम, वंशानुक्रम बुद्धि को प्रभावित करता है, वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित करता है।
पोषण बुद्धि को प्रभावित करता है, शिक्षा करती है, पारिवारिक परिवेश करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो करते हैं, स्वास्थ्य करता है, अभ्यास एवं अनुभव, रुचि और प्रेरणा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बिंदु है, बुद्धि जन्मजात और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। बुद्धि जो है वो जन्मजात और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो और फटाफट इन्हें रट लो। नेक्स्ट है वंशानुक्रम बनाम वातावरण। तो वंशानुक्रम बनाम वातावरण को समझिएगा, वंशानुक्रम और यहाँ दे रखा है वातावरण। देखो वंशानुक्रम जो है वो बुद्धि है जन्मजात होती है, क्योंकि ये हेरिडिटी है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वंशानुक्रम को हेरिडिटी, तो ये जन्मजात होती है। लेकिन जो वातावरण है इसे विकसित करता है, क्या है, इसे विकसित करता है। वंशानुक्रम है ये माता पिता के गुण से मिलते हैं, क्या है, माता पिता के गुण से मिलते हैं। लेकिन जो वातावरण है इससे देखिए शिक्षा, पोषण, परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वातावरण का शिक्षा, पोषण, परिवेश का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए वंशानुक्रम में क्षमता जो है वो नींव रखता है, क्षमता की नींव रखता है। नेक्स्ट है अभ्यास से निखरता है, वातावरण में क्या है, अभ्यास से निखरता है। अब जो पॉइंट है मेन वो ये पेपर में छपता है, सीधे सीधे छपेगा। वंशानुक्रम क्षमता देता है, वंशानुक्रम जो है वो क्षमता देता है, वातावरण उसे क्या है, विकसित करता है। कोई भी पॉइंट आए, ठीक है, कोई भी लाइन आए पेपर में तो केवल अगर आ जाए वंशानुक्रम तो वो ऑप्शन गलत होगा, केवल वातावरण आ जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण अगर यहाँ पे प्लस लग के आ जाए, वंशानुक्रम और वातावरण, जिस ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होंगे वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये स्लाइड आपकी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए साहब, सबको पढ़ लिया लेकिन आपने एक पॉइंट छोड़ दिया। कौन सा पॉइंट छोड़ दिया? भावात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको भी तो देख लो, यहाँ से भी पेपर में छपा है। प्रतिपादक कौन है? डेनियल गोलमैन। ये योलमैन नहीं है, ये गोलमैन है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल लिख लेना आप, गोलमैन, गोलमैन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, ठीक है। दूसरा है दूसरों की भावनाओं को समझना, अपने आप को प्रेरित करना, अच्छे संबंध स्थापित करना। महत्वपूर्ण पॉइंट ये समझो, केवल IQ ही नहीं EQ भी सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना, लेकिन एक पॉइंट मत भूल जाना। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट मत भूलना भैया कि जो भावात्मक बुद्धि है इसके प्रतिपादक कौन है? डेनियल गोलमैन। बकाया ये सब भूल जाना तो भी चलेगा। चलिए, IQ की सीमाएं क्या हैं इसको समझिएगा जरा। IQ की सीमाएं क्या हैं इसको समझिएगा। इसके बाद मैं आपको 20 परिभाषा 20 सेकंड के अंदर अंदर याद करवाता हूँ। चलिए, क्या लिखा है देखिए, यह केवल मानसिक योग्यता को मापता है, व्यक्तित्व या चरित्र को नहीं। तो ये कुछ सीमाएं हैं, बुद्धि की कुछ सीमाएं हैं। यह केवल मानसिक योग्यता को मापता है, व्यक्तित्व या चरित्र को नहीं। नेक्स्ट है, यह सृजनात्मकता, भावनाओं एवं नैतिकता को नहीं माप सकता। तीसरा पॉइंट है, यह सभी संस्कृतियों के लिए समान नहीं होता, यह सभी संस्कृतियों के लिए समान नहीं होता। नेक्स्ट है, परीक्षण के समय की स्थिति, थकान, भय आदि परिणाम को क्या है? प्रभावित करता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पे समझो, IQ जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का माप नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझ लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, सीधे पेपर में छपेगा। IQ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का माप नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, आपको लेके चलता हूँ मैं अगली स्लाइड पर। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर तो बहुत हाई है, लेकिन दोस्तों आपको तो पढ़ाना ही है क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेपर छपे UP टेट का और यहाँ से क्वेश्चन ना बने, बुद्धि परीक्षण की विशेषताओं से क्वेश्चन ना बने? ऐसा हो सकता है? असंभव। तो समझो बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखो, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, विश्वसनीय बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, वैध बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। सारी की सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट समझो, अच्छा बुद्धि परीक्षण निष्पक्ष और भरोसेमंद होना चाहिए। अच्छा बुद्धि परीक्षण कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष और भरोसेमंद होना चाहिए। तो ये स्लाइड भी अपने आप में कम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस स्लाइड को छोड़ दूं? बताओ, इस स्लाइड को क्या छोड़ दूं? ऐसा लगता है कि इस स्लाइड से पेपर में ना छपे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या है, बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। तो जो बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण है, देखिए इसको समझो। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है आपका ये है, देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल। दूसरा जो है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है यानी ग्रुप वाला। अब बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है और निष्पादन भी होता है, ठीक है। शाब्दिक का मतलब है जिसमें लिखकर या बोलकर परीक्षण करते हैं, देते हैं, तो वो शाब्दिक है। अशाब्दिक में क्या है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। निष्पादन क्रियात्मक टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, निष्पादन क्रियात्मक परीक्षण टेस्ट यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड जो है आपका वो है सामूहिक ग्रुप परीक्षण, जो क्या है, शाब्दिक है और अशाब्दिक है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक तो आपको पता चल गया जिसमें बोलकर या लिखकर। अशाब्दिक आपको पता चल गया जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उसी को बोलते हैं अशाब्दिक। इतनी बात आपकी समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लो, यहाँ से पेपर में छपता ही छपता है क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण दो टाइप का, व्यक्तिगत हो गया, सामूहिक हो गया। व्यक्तिगत परीक्षण 3 टाइप्स का, शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक हो गया, निष्पादन हो गया। शाब्दिक में जिस शाब्दिक क्या होता है, जिसमें लिखकर या बोलकर परीक्षण हो, शाब्दिक है। अशाब्दिक में जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अशाब्दिक है। निष्पादन क्रियात्मक परीक्षण है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये पेपर पेंसिल टेस्ट है। नेक्स्ट है सामूहिक शाब्दिक अशाब्दिक। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलो, जो स्लाइड आप अब देख रहे हो, ये स्लाइड आपकी बहुत काम की है दोस्तों। इतने काम की है मैं बता नहीं सकता। अगर इस स्लाइड को आपने मिस किया तो सीधे सीधे आपका नंबर कटना तय है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक है और अशाब्दिक है, 2 कॉलम बने हुए, एक तरफ शाब्दिक दूसरी तरफ अशाब्दिक। तो ये पहले शाब्दिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद अशाब्दिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक एक बात को ध्यान से समझो। देखो, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। शाब्दिक जो है वो है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। पेपर में पूछे, आप ये बताओ विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा है, शाब्दिक है या अशाब्दिक, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये शाब्दिक है, चलेगा। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। आपसे पेपर में पूछे, आप ये बताओ स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कैसा है, तो आपका जवाब होगा ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आपसे पूछे ये टर्मन बुद्धि परीक्षण बता दो कैसा परीक्षण है, तो आपका जवाब होना चाहिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है, 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ये क्या है, तो ये भी आपका क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो कुल मिला के आपको क्या क्या याद रखना है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, टर्मन बुद्धि परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल परीक्षण। इतने चीज़ें आपको ध्यान रखनी है शाब्दिक में। चलिए अब बात करते हैं अशाब्दिक की। अशाब्दिक का कहाँ से पॉइंट बनता है सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक बार पूछा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, उस पर भी स्टार लगाऊंगा। तो देखो अशाब्दिक में यानी सुगोइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, ठीक है, यह है पार्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। नेक्स्ट है गुड इनफ का ड्रा एंड मैन टेस्ट। नेक्स्ट है भारत में चंद्रमोहन भाटिया परीक्षण, 11 से 15 वर्ष के लिए 5 उप परीक्षण, ठीक है। अशाब्दिक परीक्षण उदाहरण समझो, ब्लैक पैटर्न है, पैटर्न ड्राइंग है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण है, अंकों से संबंधित है और चित्र रचना है। जो सबसे ज़्यादा अशाब्दिक में पूछा जाता है उसको आप स्टार लगाओ। उसमें पूछा जाएगा आपसे ये 5 उप परीक्षण, ठीक है। आपसे पूछेगा भाटिया बैटरी उप परीक्षण या भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है, ये पर्सनालिटी का है या फिर बुद्धि का है, किसका है, तो ये बुद्धि का है। पर्सनालिटी का मत लगा देना, पर्सनालिटी का जैसे ही लगेगा बेटा एक क्वेश्चन गया, 1 नंबर गया अपन का, फिर कहोगे सर मेरे 81 रह गए। तो अभी ध्यान से समझ लो,
अभी ध्यान से समझ लो, ये क्या है, अशाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक में कैसा है, ये बुद्धि का परीक्षण है। कौन सा, भारत में चंद्रमोहन भाटिया परीक्षण। ठीक है, ये ध्यान रखना है, भाटिया जहाँ पे आ जाए, भाटिया तो डायरेक्ट समझना है, ये बुद्धि परीक्षण है, ना कि पर्सनालिटी। बार बार पर्सनालिटी में आपको उलझाता है। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, ये चीज़ मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। आपसे पूछे जिसकी IQ स्तर 140 प्लस है तो वो प्रतिभाशाली याद रखना, और जो आपका दिखे 100, जो आपको दिखे 90 से 109 तो आपको सामान्य बुद्धि लब्धि यानी सामान्य वाला ध्यान रखना है, सामान्य बुद्धि है उस बच्चे के अंदर। और जिसमें आपको दिखे 70 से कम तो ये मानसिक दुर्बलता है। यहीं से पेपर में पूछेगा, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ एक एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं करा, गलत बात है। आपको देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। दोस्तों, पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब देखो यहाँ पे है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ लिया और सामूहिक बुद्धि परीक्षण छोड़ दिया जाए? तो ऐसा नहीं होगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में देखो शाब्दिक और अशाब्दिक, यहाँ से भी पेपर में खूब बनता है क्वेश्चन। ध्यान से एक एक अक्षर को समझिएगा। देखो, आर्मी अल्फा की बात करें तो अल्फा आपका शाब्दिक है। ठीक है, अगर वो बीटा की बात करें तो बीटा आपका अशाब्दिक है। कैसे याद रखोगे, कैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। पहले शाब्दिक आता है और पहले अल्फा आता है, तो जाहिर सी बात है आर्मी अल्फा पहले आएगा तो पहले ही शाब्दिक आएगा, तो यहाँ से ट्रिक याद रहेगी। अशाब्दिक बाद में आता है तो आर्मी अल्फा के बाद ही बीटा आता है, शाब्दिक के बाद ही अशाब्दिक आता है, तो अल्फा बीटा में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, जो अल्फा यूज होता है वो सेना सामान्य वर्गीकरण है। यहाँ पे सेना सामान्य वर्गीकरण करके भी पूछेगा, इसमें ये जो है कौन सा परीक्षण है। ठीक है, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, सेना सामान्य वर्गीकरण। नेक्स्ट है शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रमन का सामूहिक बुद्धि मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें ध्यान रखना है। भारत में सोहन लाल बुद्धि परीक्षण जो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला में बना, 11 से 13 वर्ष और 14 और 15 वर्ष के बच्चों के लिए बना। नेक्स्ट याद रखना लज्जा शंकर झा 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, और डॉक्टर एस जलोटा का साधारण मानसिक परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर आप स्टार लगाओ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको याद रखने हैं, कौन से याद नहीं रखने हैं। एक तो रखना है आर्मी अल्फा, आर्मी अल्फा, अल्फा पहले आया तो ये सामूहिक है और शाब्दिक है। दूसरा है सेना, सेना सामान्य वर्गीकरण, दो ये याद रखने हैं। तीसरा याद रखना है आपको जलोटा, ठीक है, डॉक्टर एस जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये 13 से 16 वर्ष के बच्चे के लिए है और ये शाब्दिक है, सामूहिक है लेकिन ये शाब्दिक है। अब देखो अशाब्दिक की बात करते हैं, तो अशाब्दिक में पहला तो आपको याद रहेगा आर्मी बीटा। ठीक है, अशाब्दिक है लेकिन आर्मी बीटा है। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, ये भी ध्यान रखना है। और देखिए भैया, इसके जो चारों हैं चारों इम्पोर्टेंट हैं, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक हैं वो चारों इम्पोर्टेंट हैं आपके, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण और रैवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ यहाँ पे। कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट, कैटल का क्या है, कल्चर फ्री टेस्ट। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 1 से 2 बार आप अवश्य देख लेना। एग्ज़ाम देने से पहले 1 दिन पहले इस वीडियो को देख के जाना, आपको आनंद आएगा। लेके चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1953 में चंद्रमोहन भाटिया का परफॉर्मेंस टेस्ट, 5 उप परीक्षण भाटिया बैटरी। मैंने कहा जब भी भाटिया बैटरी की बात आए तो तुरंत इसे बुद्धि वाला का परीक्षण समझना, बुद्धि परीक्षण। कहीं पर्सनालिटी का समझ लो व्यक्तित्व परीक्षण, तो पर्सनालिटी का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 5 उप परीक्षण हैं। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, और का आपका अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, अंकों से संबंधित टेस्ट है और चित्र रचना टेस्ट है। कुछ याद नहीं रखना, भाटिया बैटरी परीक्षण याद रखना है, ये बुद्धि का है, बस आपका काम हो गया। चलिए दोस्तों, आपको लगता है दोस्तों इस स्लाइड से क्वेश्चन ना आए आपका? ऐसा हो नहीं सकता।
एक एक स्लाइड चुनी हुई मैंने डाली है। देखो क्या लिखा है, ट्रिकी फैक्ट, याद रखने योग्य बातें। तो याद रखने योग्य बातें जहाँ पे भी लिखी हों वो तो आपको रटना है, याद करना है, समझना है, क्योंकि यही तो पेपर में छपता है। देखो, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने हैं। आईक्यू सूत्र देने वाले कौन हैं? तो सबसे पहले दिया था स्टर्न ने। स्टर्न ने क्या कहा था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। लेकिन भैया 100 नहीं लगाया इन्होंने 100 नहीं लगाया, अधूरा रह गया। नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत, कौन है? स्पीयरमैन है। बहुकारक सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक है। समूह कारक सिद्धांत आपका लुईस थ्रस्टन है। और त्रिआयामी सिद्धांत आपका जेपी गिलफोर्ड है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट यानी लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गॉर्नर के द्वारा दिया गया है। त्रितंत्रीय सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का है। और सामाजिक बुद्धि शब्द जो है वो टर्मन का है। तो हो सकता है आपके लिए ये याद ना हो, तो दोस्तों कम से कम ये 5 से 6 मैं एक लाइन में आपको चुटकी में याद करा दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसी धांसू ट्रिक आपको दूंगा जो एग्जाम हॉल तक आपके साथ में जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए इस स्लाइड को देख लीजिए एक बार, 1 सेकंड की बात है। देखो वन लाइनर रिवीजन करते हैं। बुद्धि जो होती है, बुद्धि सीखने, सोचने और समस्या हल करने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही है भाई, बुद्धि जो है वो सीखने, सोचने और समस्या हल करने की क्षमता है। आईक्यू स्तर नहीं होता, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, आईक्यू किसी बच्चे का में जो है वो स्तर नहीं होता भैया, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल सही है। 90 से 109 आईक्यू सामान्य बुद्धि माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बुद्धि और ज्ञान अलग अलग चीज़ें हैं। क्या बुद्धि और ज्ञान अलग अलग चीज़ें हैं? तो हाँ, बुद्धि और ज्ञान जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अच्छे वातावरण से बुद्धि का विकास होता है। अच्छे वातावरण से क्या होगा? बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का परीक्षण शिक्षा एवं चयन में क्या है? उपयोगी है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि का मतलब है प्रतीकों को समझना, और मूर्त बुद्धि का मतलब है वस्तुओं को समझना। आपने क्या समझा? अमूर्त बुद्धि का मतलब है प्रतीकों को समझना, मूर्त बुद्धि का मतलब है वस्तुओं को समझना। दोस्तों 20 परिभाषा 20 सेकंड में, इस बात की गारंटी है। आप इंतजार खत्म आपका होता है। तो चलिएगा, इंतजार आपका समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए बुद्धि की परिभाषाएं मैं आपको 20 परिभाषा 20 सेकंड में याद कराऊंगा, तो वो घड़ी अब आ गई। देखो यहाँ पे है एक परिभाषा है समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। एक परिभाषा ये है आपकी समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अब देखो दूसरी परिभाषा आपकी ये है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये आपकी दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये आपकी तीसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि भैया समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात कही कि समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है? तो ये लिस्ट आपके सामने है, ये लिस्ट आपके सामने है। कौन कौन है? देखिए वो स्टर्न है, क्रूज है, बर्ट है, कॉल्विन है और फ्रीमैन है। कॉल्विन है और फ्रीमैन है। ये 5 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने एक ही बात कही। पांचों ने क्या कहा? कि जो बुद्धि है वो समायोजन की योग्यता है। तो पेपर में हर बार चेंज कर करके देता रहता है, चेंज कर करके देता रहता है। देखिए इतनी 20 परिभाषा कैसे याद करोगे? तो मैं वादा किया है आपसे 20 सेकंड में याद कराऊंगा, तो मैं 20 सेकंड में आपको याद कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान रखना है आपको एस के बी। ठीक है, आप कहोगे एस के बी तो पहले ही से ही हमें याद है। एस का मतलब है स्टर्न, के का मतलब है क्यूज, बी का मतलब है बर्ट। एस के बी में जाओ और क्या करो? कॉल करो। एस के बी में जाओ, वहाँ पे कॉल करो और आपका फ्री में काम हो जाएगा। क्या है? फ्री में। मैन आपको कहाँ जाना है? मैन आपको जाना है एस के बी। एस के बी का मतलब जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होता है या अप्लाई करवाया जाता है, तो वहाँ इंस्टीट्यूट में बोलते हैं एस के बी। तो एस के बी में जाओ मैं, वहाँ पे आप कॉल लगाओ, आपका फ्री में काम हो जाएगा। क्या है? में फ्री में काम हो जाएगा। तो देखो आपको 5 साइंटिस्ट आराम से याद हो गए, 5 वैज्ञानिक आराम से याद हो गए। एस से याद रखना है स्टर्न, के से क्यूज, बी से बर्ड, कार्ल से कॉल्विन और फ्री से फ्रीमैन।
अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, फ्री मैन जो है वो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे भी फ्री मैन है, यहाँ पे भी फ्री मैन है और यहाँ पे भी फ्री मैन है। फ्री मैन एक बात पे अपने नहीं टिके। उन्होंने कहा बुद्धि जो है वो समायोजन की योग्यता है, और फिर उन्होंने कहा बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, और फिर उन्होंने कहा बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो जो फ्री मैन है भैया वो तो फ्री है, फ्री मैन का मतलब फ्री है, वो तो तीनों में कॉमन हो गया। तो इसको तो हटा दो, ये तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि फ्री मैन फ्री है, ये तीनों में कॉमन है। और एस के बी में जाओ कॉल लगाओ, तो आपका काम हो गया। एस के बी में जाओ कॉल लगाओ, यानी ये समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। 5 सेकंड लगेंगे मेरे बताने के बाद, 5 सेकंड में 20 परिभाषा याद होंगी। चलिए अब देखिए अगली बात। अगली जो परिभाषा है वो है सीखने की योग्यता। यानी कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है। जैसे देखिए, पहला है बकिंगम, दूसरा है डियरबॉर्न, तीसरा है मैकडूगल, चौथा है थॉर्नडाइक और पांचवा है फ्री मैन। तो फ्री मैन तो भैया सभी में फ्री मैन है, क्योंकि फ्री तो फ्री है, सब तरफ फ्री ही फ्री है, तो फ्री मैन कॉमन हो गया। अब आपको एक बात पता है पहले ही, जो सीखने के नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो हमें याद है, तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। कैसे हो गया समझो। देखो ये है थॉर्नडाइक, ये है थॉर्नडाइक, ठीक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। अब थॉर्नडाइक है ये, ठीक है, और इसका एक डियर है, डियर फ्रेंड है, ठीक है। डियर से आपको ध्यान रखना है डियरबॉर्न। आपने क्या समझा? सीखने की योग्यता ही आपकी क्या है? सीखने की योग्यता जो है बुद्धि है। ये किसने कहा है? बकिंगम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन। तो आपको स्टोरी के माध्यम से याद रखनी है। देखो सीखने के सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का जो दोस्त है डियरबॉर्न, डियर से ध्यान रखो दोस्त है वो, थॉर्नडाइक का दोस्त है डियरबॉर्न। कौन है? डियरबॉर्न, ठीक है। डियर ध्यान रखो, थॉर्नडाइक और डियर जो है वो आपस में दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त हैं। इनकी क्या होती है? फ्री में दोस्ती हो जाती है। क्या है? फ्री में दोस्ती होती है। फ्री में आप कहोगे फ्री में दोस्ती होती है, या कह सकते हो आप। देखो मैकडूगल है, मैकडूगल को याद रखो मैकडबल, मैकडूगल को क्या रखो? मैकडबल। क्या रखोगे याद? मैकडबल। यानी थॉर्नडाइक की दोस्ती होती है एक डियर से, एक डियर से। डियर और थॉर्नडाइक आपस में दोस्ती करते हैं, और दोस्ती के करने के बाद दोस्तों फ्री में क्या पीते हैं? फ्री में मैकडबल पीते हैं। मैकडबल से ध्यान रखना है मैकडूगल। फ्री में क्या पीते हैं वो? मैकडबल पीते हैं, और फिर वो बहुत बकते हैं। बकिंगम से क्या ध्यान रखना है? बहुत बकते हैं। बक का मतलब क्या है? बकिंगम। बक का मतलब क्या है? बकिंगम। तो आपने क्या याद रखा? आपने याद रखा भैया सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का दोस्त होता है कौन? डियरबॉर्न। यानी डियर और थॉर्नडाइक होते हैं दोनों आपस में दोस्त। और ये क्या करते हैं? ये फ्री में क्या पीते हैं? मैकडबल पीते हैं। जब फ्री में मैकडबल पीते हैं, जब इन पे चढ़ जाती है दारू का नशा, जब चढ़ता है तो ये बहुत बकते हैं। क्या करते हैं? बहुत बकते हैं, यानी बकिंगम। तो चलिए ये भी आपको याद हो चुके हैं। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट जो है वो है अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये भी आपको 1 सेकंड में याद। कैसे? आप कहोगे कैसे? समझो। देखो इसके कौन कौन है, किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? आप कहोगे बिने हैं, स्पीयरमैन हैं, टर्मन हैं और फ्रीमैन हैं। ये 4 लोग हैं जो ये कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये सेकंड में आपको कैसे याद होगा समझो। देखो आप लास्ट में देख रहे हो मैन, यहाँ पे मैन लिखा है, यहाँ पे मैन लिखा है और यहाँ पे भी मैन लिखा है, ठीक। तीनों में क्या लिखा है? मैन लिखा है। चौथे में मैन तो नहीं लिखा है, लेकिन ना जरूर लिखा है। तो देखो अगर ना को कनेक्ट करोगे तो इन चारों में ना है। लास्ट में क्या है? चारों में ना है, ठीक है। तो या तो चारों में ना है इस बात से पकड़ लो, लेकिन इस बात से मत पकड़ना। आप चारों में, आप 3 में मैन पकड़ना, और ऐसे याद रखना बिने मैन। यानी मैन किस किस में है? स्पीयरमैन तो अमूर्त चिंतन की योग्यता, टर्मैन इस अमूर्त चिंतन की योग्यता, फ्रीमैन अमूर्त चिंतन की योग्यता। और ये मैन सब क्या हैं? जो बिने को है, बिने को आप कह लो मैन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया।
अभी और परिभाषा याद कराऊंगा, बहुत कुछ याद कराऊंगा। आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है समझो, ये स्लाइड भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। देखो अगला जो आपकी परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। क्या है? वुडवर्थ की। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वुडवर्थ, यहाँ पे लिखा मैंने वुडवर्थ, ठीक है, ये है वुडवर्थ। अब इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की योग्यता है। आपने देखा वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? बुद्धि जो है वो कार्य करने की योग्यता है। कार्य का मतलब क्या हुआ? वर्क। कार्य का मतलब क्या हुआ? वर्क। अब यहाँ से कनेक्ट कर लो। देखो वुड में क्या है? डब्लू है। बर्थ में क्या है आपका? शुरू में डब्लू है और वर्क में क्या है? डब्लू है। तो ये परिभाषा आपको ऐसे याद हो गई। यानी वुडवर्थ जो है वो बुद्धि क्या कह रहे हैं? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। तो ये कनेक्ट यहाँ से करोगे, ज़बरदस्त तरीके से परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में छपती है, एक भी शब्द चेंज नहीं होता। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करो, गारंटी के साथ याद रहेगी एग्जाम तक। चलिए अगली परिभाषा। तो जो अगली परिभाषा है वो है वुडरो की। क्या किसकी है? वुडरो की है। तो वुडरो की परिभाषा क्या है समझो। वुडरो ने कहा है कि जो बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो ने क्या कहा है? वुडरो ने कहा है कि जो बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। क्या कहा है? बुद्धि है वो ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ठीक है। अब देखो वुडरो में क्या है? डरो। क्या है? डरो। लास्ट का पकड़ो, डरो। और क्या है यहाँ पे? ज्ञान। क्या है दोस्तों? अगर कोई ज्ञान हासिल कर लेता है तो सब लोग उससे डरते हैं, तो सब लोग उससे डरते हैं। अगर मान लो आप आज ज्ञान हासिल कर लो, ठीक है, ज्ञान अपना बना लो, खूब ज़्यादा सा बढ़ा लो अपना ज्ञान, और ज्ञान का अर्जन आप कर लो, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपसे डरेगी। तो ऐसे करके कनेक्ट करके आपको याद करना है, ठीक है। तो वुडरो जहाँ पे आएगा तो बुद्धि जो है वो ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। दोस्तों मैंने आपको पता है कितनी परिभाषा याद करा दी अब तक? लगभग में मैंने आपको करीब 17 से 18 परिभाषा मैं आपको याद करा चुका हूँ अब तक दोस्तों 17 से 18 परिभाषा याद करा चुका हूँ, और मात्र 3 से 4 सेकंड में आप याद करोगे। विश्वास नहीं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर ने गलत कहा या सही कहा। अब देखो यहाँ पे आगे समझो। एक है रॉस महोदय की परिभाषा। इन्होंने कहा है नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है। यानी नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपका नाम कोई भी नाम है, आपका महेंद्र है, सुरेंद्र है, धर्मेंद्र है, मिथुन है, अजय है, कुछ भी है, XYZ। आप बताओ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी तभी तो वो चीज़ आपको रॉस आएगी। अगर आपके परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी तो कोई चीज़ आपको रास आएगी? आप कहोगे सर नहीं आएगी। तो बन गई ट्रिक। देखो रॉस महोदय में समझना है रास। अब देखो ये परिस्थितियाँ आपके क्या हैं, यहाँ पे समझो दोबारा से आपको याद करवाऊंगा मैं। देखो रॉस, ठीक है, रॉस ने ये क्या है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है, ठीक है, अनुकूल बुद्धि है। तो देखो परिस्थितियाँ यहाँ पे है, परिस्थितियों से चेतन अनुकूल। अगर मान लो कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल है तभी वो रास आएगी। तो रास से ध्यान रखना रॉस, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको ऐसे याद हो गई। चलिए भैया अब आपकी लास्ट ट्रिक बचती है। इस ट्रिक को ध्यान रखना, यहाँ से 101% पेपर पे छपेगा, 100% पेपर में छपेगा। इस स्लाइड को जरूर याद करिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 2 3 बहुएं अब बैठ समूह गाएं। यानी 1 2 3 बहुएं अब बैठ समूह गाएं, बिने मैन ही डाई कैली जाएं। क्या याद करोगे आप? 1 2 3 बहुएं अब बैठ समूह गाएं, बिने मैन ही डाई कैली जाए। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है, एक का मतलब है एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत है बिने का। 2 का मतलब है 2 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। 3 का मतलब है 3 कारक सिद्धांत, 3 कारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का।
बहु का मतलब है बहुकारक सिद्धांत, बहुएं का मतलब है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत है डाई से है देखिए थॉर्नडाइक का, ठीक है। इसके बाद है समूह से समूह कारक सिद्धांत, ये है कैली या थ्रस्टन का, जैसा कि यहाँ आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ आपको समझाया गया है, क्या समझाया गया है। एक कारक सिद्धांत किसका है, अल्फ्रेड बिने का। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का। समूह कारक सिद्धांत कैली एंड थ्रस्टन का। दोस्तों 20 परिभाषा मैंने 20 सेकंड में आपको याद कराई या ना कराई, बताओ आज का वीडियो आपका कैसा रहा। 20 परिभाषा आपको 20 परिभाषा कितनी 20 परिभाषा मैंने पूरे 20 सेकंड में, 20 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, पलक झपकते ही आप पेपर में परिभाषा पकड़ोगे और जवाब दोगे। तो बताइएगा कमेंट करके आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।